हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसको बहुत सरल ढंग से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है क्या। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि भी क्वेश्चन नहीं, मैं थ्योरिकल यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। पहले थ्योरिकल देख लेते हैं और बाद में क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम लोग थ्योरिकल देखते हैं, तो पहले ये देख लेते हैं, जान लेते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है क्या और मेन टॉपिक आप लोगों को क्या क्या इसमें पढ़ के जाना और क्या क्या देखना है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसमें 6 अध्याय और 31 धाराएं। ये आपको याद रखना है कि 6 अध्याय और 31 धाराएं हैं। इसका विस्तार और प्रारंभ के बारे में बात किया जाए तो धारा 1 से इसका विस्तार होता है। विस्तार और प्रारंभ आपका मालूम है पूरे संपूर्ण भारत में। अब जो है ये जो है केवल जम्मू कश्मीर छोड़कर नहीं होगा, ये संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार जो होता है संपूर्ण भारत पर होगा, संपूर्ण भारत पर ये विस्तार होगा। धारा 1 क्या कहता है? तो धारा 1 में बोला जाता है कि भाई संसद ने पारित, धारा 1 के अनुसार संसद ने पारित 11 मई 2005 में, माने संसद में पारित हुआ था 11 मई 2005 में और भारत में लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 में। बहुत पूछता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत में कब लागू हुआ। देखो पारित पूछेगा तो 11 मई 2005 लिखेंगे आप। अगर भारत में लागू हुआ अगर बोलता है तो 12 अक्टूबर 2005 को ये भारत में लागू हुआ। अक्सर इसी को पूछता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत में कब लागू हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। परिभाषा में धारा 2, कोई भी आप लॉ की पुस्तक पढ़ लीजिए, कोई भी अधिनियम वाला पुस्तक पढ़ लीजिए, आपका जो परिभाषा जो स्टार्ट होता है धारा 2 से ही स्टार्ट होता है। हर टॉपिक में धारा 2 में परिभाषा दिया रहता है। तो धारा 2 में सूचना की परिभाषा दिया गया है। सूचना क्या है? तो किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधित सामग्री तथा किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना जिस तक किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कि मैं इसमें प्राइवेट निकाय से भी क्वेश्चंस पूछ सकता हूं, प्राइवेट निकाय से भी सूचना ले सकता हूं, जहां तक लोक प्राधिकारी को वहां तक पहुंच हो। उसका पर्सनल चीज तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन जहां तक लोक प्राधिकारी अगर उससे जो सूचना मांग सकता तो आप भी उस सूचना से उस लोक प्राधिकारी की जितना सूचना मांगता है वो सूचना आप भी किसी प्राइवेट व्यक्ति से, प्राइवेट निकाय से मांग सकते हैं। अभिलेख रिकॉर्ड के अंतर्गत क्या किया है? तो अभिलेख रिकॉर्ड के अंतर्गत कोई दस्तावेज पांडुलिपि या फाइल में दर्ज हो, किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोचिप या प्रतिकृति, उसका डुप्लीकेट, ऐसा माइक्रोफिल्म या समाविष्ट प्रतिबिंब उसका किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री या अभिलेख के अंतर्गत आएगी। इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब सूचना का अधिकार देखते हैं। तो सूचना का अधिकार किसी दस्तावेजों का अभिलेखों का निरीक्षण आप कर सकते हैं। माने जो अधिकार आपको मिला किसी भी दस्तावेजों का अभिलेखों का आप निरीक्षण कर सकते हैं। आप दस्तावेजों अभिलेखों का टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, आप दस्तावेजों अभिलेखों का टिप्पण कर सकते हैं, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि आपको प्रमाणित करके उसका डुप्लीकेट ले सकते हैं, या आप सामग्री का प्रमाणित नमूने लेना, नमूना ले सकते हैं छोटा सा, आप इसका ये अधिकार है आपको। और या आप कह सकते हैं डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो, कैसेट के रूप में सूचना अभिप्राप्त करना, ये सब आता है सूचना का अधिकार के अंतर्गत। माने आपको क्या क्या अधिकार है सब दिखाया गया। किसी दस्तावेज अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हो, दस्तावेज अभिलेखों का टिप्पण, उदाहरण या प्रमाणित प्रतिलिपि ले सकते हो, सामग्री का प्रमाणित नमूने ले सकते हो, सैंपल, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो, कैसेट के रूप में सूचना अभिप्राप्त कर सकते हैं। अब आता है सूचना का अधिकार किसको है? तो धारा 3 में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा धारा में, तो धारा 3 में सभी नागरिकों को, विदेशियों को नहीं है। इस चीज में ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है।
कि सूचना का अधिकार किसमें दिया गया, तो धारा 3 में दिया गया। सूचना का अधिकार किसे प्राप्त है, तो सभी नागरिकों को प्राप्त है। यहाँ पर किसी विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया। व्यक्ति ऐसा नहीं बोला है, नागरिक बोला है कि ऑप्शन बन सकता है सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को। सभी व्यक्ति में सब विदेशी भी आ जाते हैं, तो इसमें व्यक्तियों को नहीं है, सभी नागरिकों का, इस देश के नागरिकों के सूचना का अधिकार दिया जाएगा, ये प्राप्त है। ये धारा 3 में कहा गया है। और ये संविधान में किसमें उल्लेख है, तो संविधान में धारा आर्टिकल 19(1) का में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इससे संबंधित है ये। और धारा 21 में दैहिक स्वतंत्रता, कभी क्वेश्चन बन सकता है कि सभी नागरिक सूचना का अधिकार संविधान की किस पर अवलंबित है, तो आर्टिकल 19(1) का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्टिकल 21 दैहिक स्वतंत्रता पर अवलंबित है, आधारित है। ये क्वेश्चन यहाँ पर उठ सकता है। अब आता है हमारे पास कि लोक प्राधिकारियों की बाध्यता है, धारा 4 में दिया गया। अब इसको ऐसे समझो कि जो ऑफिसर वर्ग है जो आपको सूचना देने के लिए है, लोक प्राधिकारी कौन है? लोक प्राधिकारी वे है ना जो ऑफिसर है, जो बैठे हैं, जो अध्यक्ष है, जो वहां के आयुक्त हैं, ये सब के सब लोक प्राधिकारी। उनकी बाध्यता पहले देख लेते हैं कि उनकी बाध्यता क्या है। तो धारा 4 में उनकी बाध्यता दिया गया। मान लीजिए अधिकारी है, तो इनकी पहली अधिकार वो है कि अधिकार, कर्तव्य और प्रक्रिया का वर्णन करे। उसका अधिकार क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसके प्रक्रिया क्या है, ये सब का वर्णन करना, ये उनको बने, इनको पूरा बाध्यता होगा। ये जो सूचना मांगने आए हैं उनको बताए कि सूचना मांगने वाले का क्या अधिकार है और इनका क्या कर्तव्य है और क्या प्रक्रिया होगा, ये सारी चीज का वर्णन करना। फिर यह है अभिलेख तैयार करना, इनका कर्तव्य है कि अभिलेख पूरा तैयार करके रखे। कोई निरीक्षण करने आ रहा है, मांग कर रहा है, तो नीतियों की पृष्ठभूमि को तैयार करना, जनसाधारण के लिए सब चीजें करता, नीतियों की पृष्ठभूमि पूरा तैयार करे जनसाधारण के लिए। ये लोक प्राधिकारियों की बाध्यता है, इनको करना पड़ेगा। लोक सूचना अधिकारियों का पद नाम धारा 5 में दिया गया है, ये सब दिमाग में रहना चाहिए। तो हम दो वर्ग में इसको बांट सकते हैं, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और राज्य लोक सूचना अधिकारी। मैं पद नाम धारा 5 में है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और राज्य लोक सूचना अधिकारी, दो भागों में बांट सकते हैं। चलिए, सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध धारा 6 में, जैसे मैं सूचना प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं अनुरोध किसके करूंगा, तो किसमें दिया गया, तो धारा 6 में दिया गया। ये सब आपको दिमाग में होना चाहिए। धारा 6 में सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति है अनुरोध करता, तो सूचना प्राप्त करता जो है, ये है जो भी है, ये आदमी, मैंने चित्र बनाया, इसमें लिखित आवेदन पत्र दे सकता है और इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से दे सकता है। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति क्या, कंप्यूटर में ऑनलाइन आप प्रेषित कर सकते हो। तो दो ऑप्शन आपके पास है, लिखित आवेदन पत्र दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के द्वारा आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब आवेदन में किसको करूंगा, कहाँ पर आवेदन करूंगा, तो आवेदन करूंगा, पहला है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को आप कर सकते हो। दूसरा आ जाएगा राज्य लोक सूचना अधिकारी को आप आवेदन कर सकते हो। तीसरा आएगा केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी कीजिए, राज्य लोक सूचना अधिकारी कर सकते हो, या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को आप आवेदन कर सकते हो, या आप राज्य लोक सूचना अधिकारी को भी आवेदन कर सकते हो। उन्हें 4 जगह हो सकता है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी और राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को आप आवेदन कर सकते हो। अब आता है, मान लीजिए आवेदनकर्ता ने आवेदन दिया, सही व्यक्ति को दिया, और तो सही व्यक्ति को अगर मैंने आवेदन दिया तो आपका निराकरण करेगा। लेकिन गलती से मैंने ऐसे व्यक्ति को आवेदन दे दिया जिसका वो अधिकारी नहीं है, तो इसका क्या कर्तव्य होगा, यहां पर समझ लीजिए। सही व्यक्ति को दिया तो आपको 30 दिन के अंदर आपको बताएगा भाई कि क्या प्रॉब्लम, सूचना आपको देगा। सही व्यक्ति को मैंने दिया, अगर मान लो हो सकता है कि जो अधिकार नहीं रखता मैंने उसे प्रेषित कर दिया, तो इस आदमी का कर्तव्य होगा कि 5 दिन में उस सही व्यक्ति को हस्तांतरण कर दिया। कर मतलब ये है, इस व्यक्ति को इसको आवेदन देना था, लेकिन इसने एक गलत व्यक्ति को, गलत अधिकारी को आवेदन दे दिया। अब इसका कर्तव्य होगा कि 5 दिन में सही व्यक्ति को ये आवेदन दे दे, मैंने इसको आवेदन के यहाँ पहुंचा दे और इसको सूचना दे दे, ये 5 दिन के अंदर सूचना भी देगा इसको कि भाई, जैसे मैंने कहा सूचना दे, 5 दिन में सही व्यक्ति को दिया है और इसको सूचनाएं देगा। 5 दिन के अंदर इसको हर सही व्यक्ति को देना होगा और आवेदनकर्ता को सूचना भी देना होगा।
अनुरोध का निपटारा धारा 7 में कहा गया है कि अनुरोध का निपटारा कैसे किया जाएगा। सामान्य आवेदन है तो 30 दिन में निपटारा हो जाएगा। माने नियम है कि 30 दिन के अंदर आपको निपटारा करना होगा। अगर मान लीजिए जीवन एवं स्वतंत्रता लाइफ एवं डेथ का मामला हो तो 48 घंटे, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। जीवन एवं स्वतंत्रता संबंधित हो तो 48 घंटे में आपको देना होगा। सामान्य आवेदन होगा 30 दिन में आपको देना होगा। तो यहाँ पर ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सामान्य आवेदन 30 दिन में, जीवन एवं स्वतंत्रता 48 घंटे में धारा 7 में कहा गया। आवेदन अगर 30 दिन में, अगर आवेदन 30 दिन में या 48 घंटे में निराकरण नहीं हुआ, जीवन स्वतंत्रता संबंधित है 48 घंटे में नहीं निराकरण हुआ, 30 दिन में निराकरण नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आवेदन नामंजूर कर दिया गया। माने आपके आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, कोई खामियां है आपके आवेदन में, आप सूचना नहीं दी जा सकती, इसलिए उसको नामंजूर किया गया है। अब नामंजूर कर दिया गया तो आवेदन अस्वीकार अगर किया है तो अधिकारी जो है अस्वीकार किया तो अधिकारी का कर्तव्य होगा, पहला कि अस्वीकार किया जाने का कारण बताए, दूसरा अपील किए जाने की अवधि बताए, कितने दिन में आप अपील करोगे, और अपील कहां किया जाए, ये तीनों चीज बताएगा अधिकारी। अगर आपके आवेदन को 30 दिन या 48 घंटे, जो भी आपने जैसा आवेदन किया होगा, नामंजूर किया जा रहा है तो अस्वीकार करने का अधिकारी कर्तव्य होगा कि वो कारण भी बताए, अपील किए जाने की अवधि बताए, कितने दिन में आप उससे उच्च अधिकारी को अपील कर सकते हो, और अपील कहाँ किया जाए ये भी उसको सूचना दिया जाना अधिकारी का कर्तव्य होगा। सूचना का प्रकट किए जाने से छूट धारा 8 में कहा गया कि एक जो अधिकारी कौन कौन सा सूचना आपको नहीं देगा। इसका मतलब यह होगा सूचना के प्रकट किए जाने में छूट धारा 8, मैंने किसी अधिकारी से अगर मैंने आवेदन किया और वो अधिकारी किस किस की सूचना मेरे को नहीं दे सकता, सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो भारत की अखंडता एवं सुरक्षा, अगर भारत की अखंडता एवं सुरक्षा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो अधिकारी आपको सूचना नहीं देगा। अगर न्यायालय की इसमें अवमानना होती है तो सूचना नहीं दिया जाएगा। अगर तीसरा पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होती है, तीसरा पक्षकार अगर थर्ड पार्टी है जिसका कोई लेना ही देना नहीं है और मैं उससे सूचना प्राप्त करना चाहता हूं कि भाई उसने कौन सा जुगत लड़ाया, जितना आगे बढ़ गया, उसके प्रतियोगी तक नुकसान हो रहा है, तो मैं सूचना नहीं दूंगा। और वैश्विक नातेदारी, अगर वैश्विक नातेदारी मतलब होता है अगर मेरा कोई इस देश का कोई दोस्त है, नेपाल है या कोई श्रीलंका है या मेरा कोई दोस्त वाला है, यहाँ पर वैश्विक नातेदारी मेरा संबंध है, उससे संबंधित सूचना मांग रहा हूं तो नहीं देगा। विदेशी सरकार में विश्वास प्राप्त सूचना, जो विदेशी सरकार से विश्वास प्राप्त सूचना जब मेरे को मिली है और मैं उसको मांग रहा हूं तो नहीं देगा। और व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा का अगर खतरा है, किसी व्यक्ति के बारे में सूचना मांग रहा हूं और उसके व्यक्ति के जीवन में शारीरिक सुरक्षा में उसको खतरा हो जा रहा है तो मैं ऐसी सूचना नहीं दे सकता। तो ये तो कुछ कारण है सूचना का नहीं प्रकट करेगा अधिकारी धारा 8 के अंतर्गत। ये सब आपको कारण को भी याद रखना होगा। भारत की अखंडता एवं सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, तीसरा पक्षकार प्रतियोगी स्थिति को नुकसान पहुंच रहा हो, वैश्विक नातेदारी हो, विदेशी सरकार से विश्वास प्राप्त सूचना हो या व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा का खतरा हो तो यह सूचना प्रकट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो सूचना, यहां पर एक चीज याद रखना, जो सूचना संसद में दी जा सकती है, जो सूचना संसद में दिया जा सकता है, राज्य विधानमंडल में दिया जा सकता है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। अगर कुछ सूचना, अगर जो सूचना आप संसद में रख रहे हो, जो सूचना राज्य विधानमंडल में दे रहे हो तो मुझे क्यों नहीं, तो वह किसी अन्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, ये बोला गया है। अब आता है धारा 9 में सूचना नहीं दिया जा सकता। माने यहाँ पर धारा 9 भी है कि सूचना नहीं दिया जा सकता। कौन सी सूचना, तो यहाँ पर है जो व्यक्ति के विद्यमान प्रतिलिपि अधिकारों को उल्लंघन करता हो, जो व्यक्ति के विद्यमान प्रतिलिपि अधिकारों को उल्लंघन करता हो, अर्थात कॉपीराइट वाला मामला। और कॉपीराइट का अगर मैं किसी से मांग रहा हूं और उसको कॉपीराइट का अधिकार है तो वो सूचना भी धारा 9 के तहत नहीं दिया जा सकता। मैंने कुछ अपने प्रोडक्ट में कॉपीराइट प्राप्त किया, मैंने अपने शोध में कुछ कॉपीराइट प्राप्त किया है, तो मैं क्यों दूंगा किसी को सूचना। तो जो कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत और जो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन कर रहा हो तो ऐसी सूचना भी किसी थर्ड पार्टी को मैं नहीं दे सकता, धारा 9 में कहा गया है। पृथक्करण, एक चीज और, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, पृथक्करण धारा 10। धारा 10 में पृथक्करण धारा 10 है, अर्थात इसको सिंपल भाव उसमें समझो कि मान लो कोई सूचना है,
एक सूचना है जो मैं मांग रहा हूं और एक व्यक्ति एक सूचना मांग रहा है और पहला सूचना जिसको प्रकट किया जा सकता है, दूसरा सूचना नहीं दे सकता मैं, तीसरा सूचना प्रकट किया जा सकता, चौथा सूचना नहीं दे सकता, तो भाई जो प्रकट किया उसको दे दो ना, और जो नहीं दे सकते उसको अलग कर दो। पृथक्करण मैंने जो दिया जा सकता उसको अलग करो और जो नहीं दिया जा सकता उसको अलग करो, और जो दिया जा सकता जो मांग रहा है उसको दे दो। इसी को बोलते हैं पृथक्करण। ये धारा 10 के अंतर्गत बोला गया। और पहला अर्थात पहला और तीसरा तो दिया जाएगा, लेकिन दूसरा और चौथा नहीं दिया जाएगा। धारा 11 में तृतीय पक्षकार थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन की बात किया गया। धारा 11 में तृतीय पक्षकार सूचना, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, ये क्या होता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझो तृतीय पक्षकार होता क्या है। मान लो एक व्यक्ति है, मैं हूँ प्रतियोगी, यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा में हूँ, असफल हो गया, मैं पीएससी दिया और असफल हो गया, और मेरा मित्र है वो जो हो गया सफल हो गया, तो मैं लोक सेवा आयोग सूचना मांगता हूँ कि ये मेरा मित्र है, इसका पूरा वो कॉपी दिखाओ मेरे को, चयनित प्रतियोगी है इसका कॉपी दिखाओ, मुझे शक है कि कुछ न कुछ हेर फेर। तो ये तो थर्ड पार्टी, इसको तो कोई लेना देना नहीं ना। आप असफल हुए, ये सफल हुआ है, इसको आपको लेने देने जरूरत नहीं है। चयनित प्रतियोगी से आप सूचना मांग रहे हो, उसकी कॉपी की जांच करना चाहते हो, ये तृतीय पक्षकार होगा, थर्ड पार्टी हो गया, इसको कोई लेना देना नहीं है। तो इससे संबंधित लोक सेवा आयोग बोलेगा आप अपनी कॉपी मांगिए ना भाई। थर्ड पार्टी का मांग सकता हूँ, थर्ड पार्टी का मांग सकता हूं, लेकिन उससे पहले आपको क्या होगा, सूचना अधिकारी जो तृतीय पक्षकार जो थर्ड पार्टी यहाँ पर है उसको सूचना देगा कि आपसे ये जो पहला इसका कर्तव्य होगा, ऐसे फोकट नहीं दे देगा। कोई भी चयनित के निकलवा होगा तो ऐसा नहीं देगा, पहले उसको सूचना देगा। फर्स्ट उसको सूचना देगा कि आपसे आपका कॉपी मांगा जा रहा है तृतीय पक्षकार को। दूसरा ये होगा सूचना, अब इससे बोलेगा कि इससे तृतीय पक्षकार को सूचित करेगा लोक सेवा आयोग कि आपसे सूचना मांगा जा रहा है, क्या हम सूचना दे या सूचना ना दे। पूछा जाएगा तृतीय पक्षकार से सूचना दे या सूचना ना दे, और सूचना ना दे तो कारण बताओ, सूचना में क्यों ना दूं, इसको बताना होगा। सूचना अगर मांग रहा है तो भाई आपको दिक्कत क्या है, आप कारण बताइए कि आपका दिक्कत क्या आपको सूचना ना दिया जाए। तो ये अगर अपना दिक्कत बताता है, 10 दिन का बताता है, 10 दिनों का बताए कारण सहित कि आपका सूचना ना दे, वो अपना कुछ पॉइंट बताता है या कुछ सही बताता है तो वो मानेगा। अगर नहीं बताता है तो फिर वो 40 दिन के अंतर्गत सूचना प्रकट कर दिया जाएगा। आप अपना वकील रखेंगे, वकील रख के अगर कोई अच्छा पक्ष रख दिए कि भाई मैं क्यों बताऊं, या कुछ कारण बता दिए, क्योंकि ये तो सार्वजनिक है, बताया जा सकता है। आप बताइए कि आपसे जो सूचना चाहेगा क्यों ना बताया जाए। अगर आपने सही कारण बताया कि इसलिए नहीं बताया जाए तो मान के चलिए तो वो नहीं बताएगा इसको। अगर आपको लगता है कि नहीं बता पाए कारण, तो 40 दिन के अंतर्गत इसको सूचना प्रकट कर दी जाएगी। ये तृतीय पक्षकार से संबंधित है। केंद्रीय सूचना आयोग धारा 12 में ये भी पूछता है कि धारा 12 में किसमें केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में वर्णन किया गया। तो गठन मुख्य सूचना आयुक्त क्या होगा, धारा 12 में गठन जो है मुख्य सूचना आयुक्त जो एक होगा, और केंद्रीय सूचना आयुक्त जो होगा अधिकतम 10 होते, याद रखना अधिकतम 10, कम हो सकता है, इससे 10 से ज्यादा नहीं होंगे। एक मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयुक्त अधिकतम 10 हो सकते हैं। नियुक्ति कौन करेगा केंद्रीय सूचना आयोग का, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। चयन समिति इसमें होते हैं, चयन समिति में कौन होते हैं, अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, सदस्य लोकसभा का विपक्ष का नेता सदस्य होता है, और सदस्य मंत्री परिषद के एक मंत्री सदस्य होते हैं। अब ये चयन समिति सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को कि फला व्यक्तियों को सूचना आयुक्त बनाया जाए। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, अब मान के लीजिए अभी कौन है लोकसभा विपक्ष, राहुल गांधी, तो राहुल गांधी हो गए, आपके सदस्य हो गए, तो सदस्य मंत्री परिषद के एक मंत्री और इसको लिया जाएगा। तो ये सब रहेगा और मुख्य सूचना आयुक्त ये राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। यह मुख्यालय इसका नई दिल्ली होगा। अगर उसी प्रकार अगर पद एवं अवधि एवं सेवा शर्तें बात किया जाए तो धारा 13 में इनका पद और अवधि और सेवा शर्तें बताया गया। मन मुख्य सूचना आयुक्त 5 या 65, इसका अर्थ है आपका कार्यकाल 5 साल होगा या 65, जो भी पहले हो जाए, 5 साल हो जाए या 65 साल आपकी आयु हो जाए, ऐसे समझ लीजिए। अगर किसी व्यक्ति ने 60 साल में ज्वाइन किया मुख्य सूचना आयुक्त, तो बकायदा वो 5 साल पूरा कंप्लीट करेगा। अगर किसी व्यक्ति ने 63 साल या 64 साल में उसने ज्वाइन किया, तो चूंकि 65 साल 1 साल बाद ही क्लियर हो जाएगा, भले उसका 5 साल की अवधि है, लेकिन 1 साल में ही 65 साल वो पूरा कर लेगा, इसलिए 1 साल बाद ही वो हट जाएगा। जो भी पहले हो जाए, या तो 5 साल पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए वो पद धारण करेगा उतने समय तक। और केंद्रीय सूचना आयुक्त के बारे में वही है, 5 साल 65 वर्ष, इतना बोला गया।
ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, अब वही पद पर दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त, देखो केंद्रीय सूचना आयुक्त है, वो मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है। क्या ऐसे बनते भी है? जो सूचना आयुक्त है उसको काम का नॉलेज होता है, जो वरिष्ठ सूचना आयुक्त होता है उसको प्रमोशन करके, मान लीजिए ये रिटायरमेंट हो गया, मुख्य सूचना आयुक्त रिटायरमेंट हो गया, तो सूचना आयुक्त से ही बना दिया जाता है मुख्य सूचना आयुक्त। तो मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त होने पर ऐसे पद पर नियुक्त किया जा सकेगा, लेकिन दोनों पदों की अवधि कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगी। मान लो इसने सूचना आयुक्त, जिसने 3 साल इसमें अपना सूचना आयुक्त का व्यतीत किया, तो अब मुख्य सूचना आयुक्त बनता तो 5 साल के लिए नहीं बनेगा, 5 साल के लिए नहीं बनेगा, बल्कि जितना कार्यकाल बचा माने 2 साल बचा भर, तो 2 साल के लिए ही बनेगा। अन्यथा मतलब टोटल मिला के 5 पास होना चाहिए। अगर उसने 4 साल कर लिया तो 1 साल बनेगा, अगर उसने 1 साल का आयुक्त है तो 4 साल बनेगा। और हाँ, 65 वर्ष का भी याद रखने को, उसकी आयु 65 वर्ष से अधिक दोनों कंडीशन में नहीं होना चाहिए। साफ लिखा है, मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त होने पर ऐसे पद पर नियुक्त किया जा सकेगा, लेकिन दोनों पदों की अवधि कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगी। सेवा शर्तें जो होगा, मुख्य सूचना आयुक्त जो है, मुख्य निर्वाचन सूचना, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसके अनुसार उसको सेवा शर्तें होगी, जो आयुक्त होगा और निर्वाचन आयुक्त के अनुसार उसकी सेवा शर्तें होगी। अब आता सूचना आयुक्त एवं उप सूचना आयुक्त हटाया जाना, वो धारा 14 में बताया गया किस प्रकार आप हटा सकते हो। तो आधार या तो कदाचार मिसबिहेवियर के आधार पर हटा सकते हैं, या असमर्थता, आप असमर्थ थे, काम करने में असमर्थ थे, दोनों आधार पर, कदाचार या असमर्थता के आधार पर आप इन्हें हटा सकते हैं। और लेकिन एक चीज है, हटाने से पहले उच्चतम न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट आपकी जांच करेगा। जांच में अगर दोनों सही पाया गया, उनमें कदाचार या असमर्थता कुछ भी अगर उसने सही पाया गया, तो उच्चतम न्यायालय के परामर्श पर हटाया जा सकेगा। राज्य सूचना आयोग धारा 15 में वर्णन किया गया राज्य सूचना आयोग का। राज्य सूचना आयोग बिल्कुल केंद्रीय सूचना आयोग माफिक होता है, अतः राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 1 और राज्य आयुक्त अधिकतम 10 हो सकते हैं। नियुक्ति उसमें राष्ट्रपति करता है, इसमें राज्यपाल द्वारा होगा। और चयन समिति वही होगा, उसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, सदस्य विधानसभा का विपक्ष का नेता और सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्री होगा। ठीक, बिल्कुल केंद्रीय सूचना आयोग के माफिक। और मुख्यालय राज्य सरकार के अनुसार होगा, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का रायपुर में। पद अवधि सेवा शर्तें धारा 16 में दिया गया। ठीक उसी पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 5 या 65 जो पहले हो जाए, या राज्य आयुक्त 5 या 65 जो पहले हो जाए, पुनः नियुक्ति के पात्र भी नहीं होंगे। और साफ बोलेगा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पद रिक्त होने पर ऐसे पद पर नियुक्ति किया जा सकेगा, लेकिन दोनों पदों के अवधि कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगी। सेवा शर्तें वही है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का भारत के निर्वाचन आयुक्त के आधार पर, जो आयुक्त होता है भारत का निर्वाचन आयुक्त, और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त भारत के निर्वाचन आयुक्त के अनुसार होगा। जबकि हमने ये पढ़ा था कि केंद्रीय सूचना आयुक्त के जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार होता है, और जो सूचना आयुक्त के निर्वाचन आयुक्त के अनुसार होता है केंद्रीय का। अब यहाँ पर जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के भारत के निर्वाचन आयुक्त के अनुसार इसका जो पदभार सेवा शर्तें होगी। और राज्य सूचना आयुक्त का होगा, जो नीचे वाले हैं 10 पद होता है, और राज्य के मुख्य सचिव के अनुसार इनका कार्यकाल होगा, ये सेवा शर्तें होगी। सूचना आयुक्त या उप सूचना आयुक्त तो हटाया जाना धारा 17 में दिया गया है। कदाचार असमर्थता सेम उसी प्रकार का प्रोसेस रखा गया, और ये भी उच्चतम न्यायालय में हाईकोर्ट जांच के द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है। आयोग की शक्तियां कृत्य देख लेते हैं, जो धारा 18 में दिया गया, उसकी शक्ति और कृत्य क्या है। कर्तव्य है व्यथित व्यक्ति की शिकायत की जांच करना, तो पहले ही इंपॉर्टेंट है कि उनका कर्तव्य होगा। शक्ति क्या है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की शक्ति इनको प्राप्त की, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इनकी शक्ति क्या मिली, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्ति इनको मिलती है। सिविल न्यायालय क्या करता है, किसी व्यक्ति के समन करना तथा शपथ पर उसकी मौखिक लिखित साक्ष्य लेना। समन मैंने एक बोल भेजेगा, भाई आप हाजिर हो करके। समन मैंने एक चिट्ठी पत्री भेजा जाता है, जिसमें आपको बुलाया जाता है कि आप यहाँ पर हाजिर हो, समन कहते हैं। तो समन करना और शपथ पर उसकी मौखिक लिखित साक्ष्य ले सकता है। किसी व्यक्ति के दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए विवश कर सकता है उसको। शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना, साक्ष्य होगा, साक्ष्य लेना, साक्ष्य ले सकता है उसका। किसी न्यायालय एक कार्यालय में कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रति मांगना, और साथियों की परीक्षा के लिए समन जारी करना, और उसके साथियों के तो उसको भी समन जारी करना, यही उसका काम है। दंड ये उस पर जेल भेजने वाला इसका काम नहीं है भाई, यहाँ पर वो काम नहीं करता, केवल समन भेजता है, जांच करता है, और यहाँ पर पात्र जो पाएगा उस पर दंड, माने जो भी दंड होगा वो फीस के रूप में दंड लिया जा सकता है। अपील धारा 19 में अपील की बात किया गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो व्यथित है,
अब कोई व्यक्ति यहाँ पर व्यथित हो गया, व्यथित व्यक्ति है, और व्यथित कैसे हुआ? ये सूचना अधिकारी सूचना मांगा था और सूचना अधिकारी ने मना कर दिया सूचना देने से। व्यथित हो गया, यार मैं मांगा इस अधिकारी से और मेरे को सूचना ही नहीं दे रहा। अब ये क्या करेगा? तो ये अपील करेगा। ये अपील 30 दिनों के अंदर ये अपील करेगा। किसको? इससे वरिष्ठ अधिकारी, माने इससे ज्येष्ठ पंक्ति के अधिकारी को पहला अपील 30 दिन में होगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है, पहला अपील 30 दिन के अंतर्गत होगा। मान लो ज्येष्ठ पंक्ति का अधिकारी भी जो है उसने भी मना कर दिया, नहीं यार वो जो नीचे वाला अधिकारी जो बोला था ठीक है, मैं आपको सूचना नहीं दे सकता। अब क्या करेगा? द्वितीय अपील 90 दिन के अंदर होगा। 90 दिन के अंदर द्वितीय अपील कहाँ करेगा वो? तो ये करेगा या तो केंद्रीय सूचना आयोग का करो या तो राज्य सूचना आयोग का करो। मतलब ये है, आप किसी अधिकारी के निर्णय से व्यथित हैं तो आप उसे ज्येष्ठ पंक्ति के अधिकारी को आप वो का अपील कर सकते हो 30 दिन के अंतर्गत। वो भी जस के तस निर्णय दिया, उससे भी व्यथित हो गए, तो द्वितीय अपील आपको 90 दिन का मिलता है, जो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को आप कर सकते हो। और निपटारे की अवधि वही है, समान है तो 30 दिन, अगर लाइफ और डेथ का मामला है तो 45 दिन का, हाँ सॉरी, निपटारे की अवधि यहाँ पर जो अपील का 30 दिन में होगा, 30 दिन में होगा। अगर मान लो लेट लगता है तो इन अधिकारियों को बताना होगा, कारण बताते हुए बताना होगा 45 दिन के अंदर, कारण बताओ, नोटिस के आधार पर कारण बताते हुए आपको 45 दिन के अंदर निपटान कर दिया जाएगा। दंड है, धारा 10 में दंड है। दंड में जो होता है, केंद्रीय सूचना आयोग की राय हो किसी केंद्रीय राज्य सूचना अधिकारी में, अगर मान लो अधिकारी ने जानबूझकर आपको सूचना देने से इनकार किया, केंद्रीय या आपने लापरवाही बरती है, उसने अधिकारी ने आपको सूचना देने के लिए, तो दंड उसको मिलेगा। अर्थात दंड है बिना युक्तियुक्त कारण का आवेदन लेने से इनकार कर दिया हो अधिकारी ने, या निर्धारित समय अवधि में कोई सूचना नहीं दी गई हो, 30 दिन में या 48 घंटे में नहीं दी गई हो, जानबूझकर गलत भ्रामक के अपूर्ण सूचना दी गई हो, आदि आदि, तब ऐसे अधिकारी पर प्रत्येक दिन के लिए जब तक ऐसी सूचना नहीं दी जाती 250 रुपए, इस चीज को याद रखेंगे। 250 रुपए आपका प्रत्येक दिन तक, जब तक आप उस आदमी की सूचना नहीं दे देते, अधिरोपित की जाएगी। लेकिन ऐसी शास्ति 25,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। उसने मैंने 25,000 रुपए से उसको ज्यादा नहीं लगा सकते उस अधिकारी पर दंड। तो दंड का यही सीमा दिया गया, माने फीस पर दंड दिया जाता है 250 रुपए पर डे हिसाब से, और ज्यादा से ज्यादा 25,000 उस अधिकारी पर दंड दिया जाएगा। तो दंड जो दिया जाएगा अधिकारियों पर ही दंड होगा, काम तो उन्हें भी करना है, सूचना तो उन्हीं को देना है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।